नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले फिजिक्स के अंदर हम काफ़ी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या ये इनफ रहेगा पास होने के लिए? तो हाँ भाई इनफ रहेगा पास होने के लिए, इवन अच्छे मार्क्स भी लाने के लिए। अगर रिवाइज भी करना है तो चाहो तो 1.5x पे भी देख सकते हो अगर टाइम बचाना है तो। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स भाई सबसे पहले देखो यार, सबको पता है कि होता क्या है। हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर हीट के बारे में, तो हीट देखो, थर्मोडायनेमिक, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब चलना। तो हीट कैसे मूव करता है, ट्रांसफर करता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में। चलिए पहले आता है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। पहला आता है हीट होता क्या है। हीट क्या होता है तो देखते हैं भाई। जब भी वैसे देखो हीट का मतलब क्या होता है, वैसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर टेम्परेचर मूव करता है, उसे हीट कहते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास 6 to 7 से पढ़ते आ रहे हैं हम तो, 6 to 7 से पढ़ते आ रहे हैं। हीट ट्रांसफर हो सकता है, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और हीट तभी ट्रांसफर होता है जब एक बॉडी का टेम्परेचर हायर हो और दूसरी बॉडी का लोअर हो, तो हायर टू लोअर मूव करता है। ये पूरी कहानी रहती है, ठीक है। और सिस्टम क्या है, किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडी बोल दो या फिर सिंगल बॉडी बोल दो, ये कहानी रहता है हीट के बारे में, ठीक है। चलिए भाई, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो पहला भाई, ऑल बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैव द कॉमन प्रॉपर्टी कॉल्ड द टेम्परेचर। ठीक है, सभी बॉडी के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। मुझ में, इस बोर्ड के अंदर, ये पेन के अंदर, सबका अपना खुद का एक टेम्परेचर है जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है ना। चलिए भाई, temperature of a body is a property of a determined whether or not in the thermal equilibrium with other bodies। देखो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। देखो मेरा बॉडी का टेम्परेचर, देखो पहले तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूँ, तो इस पेन का टेम्परेचर वही रहेगा जो इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मतलब ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा। अब इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे, अगर आपने सीसो देखा है, सीसो जो बच्चे सीसो खेलते हैं, तो या फिर तराजू देखा होगा, जो लोकल तराजू आता है, वो ऐसे ऐसे होकर बराबर हो जाता है, तो इस लेवल को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को टच में लेके आ रहे हैं हम। तो जैसे दोनों टच में होंगे बच्चे, तो दोनों का टेम्परेचर इधर हायर से लोअर की ओर मूव करेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक कि टेम्परेचर दोनों का बराबर नहीं हो जाता। उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, बच्चे जब कुछ चीजें होंगी जो लिखी हुई नहीं होंगी, कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं लेकिन बोल रहा हूँ, तो ट्राई कर सकते हो कि आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी एंड डिटरमाइन वेदर इज नॉट इट इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद, तो वही चीज बताया मैंने आपको, दोबारा रीड कर दिया बल्कि मैंने। अब अगर थर्मोडायनामिक टर्म्स, थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है पहले तो, ठीक। तो अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रिफर टू अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज कंसिडर यूनिक, सेपरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स विच कैन इन्फ्लुएंस इट। मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है कि एक डेफिनेट क्वांटिटी के बारे में बताता है, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके बारे में, पीवीटी, इनके बारे में बताता है। और क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ मैटर विच कंसिडर यूनिक एंड सेपरेटेड, जो कि यूनिक हो और सेपरेटेड हो अदर इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, मान लीजिए वेसल है, वेसल मतलब बर्तन है कोई, ये बॉक्स है, स्टील का बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है बच्चे, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है, मान लो गैस भरा हुआ है, क्या भरा है, गैस भरा हुआ है, गैस है इसके अंदर। तो इसका खुद का प्रेशर होगा, खुद का वॉल्यूम होगा, और कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, और बाहर क्या है, सराउंडिंग, बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से अंदर का, सराउंडिंग प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, हर चीज अलग होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग से अंदर का कुछ अलग डिफरेंस रहेगा, मतलब एक सेपरेट क्वांटिटी रहेगा।
बिल्कुल सेपरेट रहेगा बाहर से। तो इस सिस्टम को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनका अपना रूल रहेगा, अपना रेगुलेशन रहेगा, मतलब टेम्परेचर अपने तरीके से वेरी करेगा, वॉल्यूम अपने तरीके से वेरी करेगा, मतलब एक सेपरेट सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ हीट, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। अब हीट के कारण हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर हो सकता है बढ़ सकता है, वॉल्यूम घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही तो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए, तो बहुत आसान चैप्टर है वैसे ये, ठीक है, आसान है अगर समझा जाए तो। ठीक, चलिए, ओपन सिस्टम क्या होता है। अब हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, मतलब सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस रहेगा, अगर, और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम कि सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। अभी इट इज एन सिस्टम विच कैन एक्सचेंज द मास एनर्जी विद द सराउंडिंग, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से मास और हीट को फ्लो करने देता है, अलाउ करने देता है, मतलब कोई इंसुलेटर नहीं है। मतलब बच्चे क्या करो, चाय का केटली ले लो, चाय का केटली, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो ऊपर से खुला होता है ना, नोजल जिससे वो चाय निकलता है, तो उससे हवा, एयर बाहर आ रहा है, उससे हीट भी बाहर आ रहा है, तो एनर्जी बाहर आ रही है। तो उस कंडीशन में वो ओपन बॉडी हो गया। या फिर ऐसा कंटेनर लो लोहे का जिसका ढक्कन ना हो, तो वो ओपन कंटेनर हो गया। ठीक है, अभी क्लोज के बारे में पढ़ते हैं। अब वाटर हीटर इन ओपन सिस्टम, तुम बाल्टी बहुत बच्चों के घर में तो गीजर लगा होगा, बहुत बच्चों के घर में वो बाल्टी लेते हैं प्लास्टिक का, उसमें रॉड डालते हैं, फिर गर्म करते हैं। तो वो पूरा सिस्टम क्या है, एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जिसके अंदर जो एयर है, ठीक है, वो ऊपर से कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, तो ये कहानी है। अब क्लोज में क्या है, तो बिल्कुल अपोजिट रहेगा, वो टोटली क्लोज रहेगा। देख लेते हैं। इट इज अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास एंड द सराउंडिंग, मतलब कि वहां पे मास चेंज हो रहा था क्योंकि भाप ऊपर जा रहा था पानी गर्म करने पे, बट यहाँ मास, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है बट मास एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अ गैस इनक्लोज इन द सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। सिंपल बताता हूँ, एलपीजी सिलेंडर आपके घर पे है, वो टोटली अंदर से पैक्ड है, ठीक है, बस उसमें नोजल है, जब तक हम नोजल को दबाते नहीं है आएगा नहीं, मतलब प्रेशराइज गैस्ड है। ठीक है, उस सिस्टम को कहेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक, या फिर एयर टाइट कंटेनर, जिससे सिर्फ हीट बाहर आता है या अंदर जाता है, मास नहीं आता, मतलब गैस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक होता है आइडियल कंडीशन में। क्या होता है आइडियल कंडीशन में, कि ना ही तो बच्चे क्या होगा, ना ही हमारा हीट बाहर आएगा ना जाएगा, ना ही हमारा मास आएगा ना जाएगा, मतलब तीन तरह के सिस्टम थे, ओपन क्लोज। ओपन में क्या था कि मास, हमारा मास भी चेंज हो रहा है, हीट भी चेंज हो रहा है। क्लोज में मास नहीं चेंज हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट हीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे, ना ही मास और ना ही हीट। देखिए, it is a system which can exchange the neither mass nor energy with the surrounding. It fills the thermos flask in the ideal example of an isolated system. देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। मिल्टन की बोतल आती है, ठीक है, स्टील वाली, वो कुछ 700-800 रुपये की आती है, आजकल सभी यूज़ करते हैं। ठीक, वो एक हो गया आइसोलेटेड। बाहर से आप गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, बाहर टेम्परेचर पे उतना फर्क नहीं आता है। या फिर पहले बच्चे थर्मस आया करता था, वो बच्चे गले में लटकाकर, थर्मस इतना छोटी सी बोतल हुआ करती थी। ठीक, तो वो अंदर से कितना भी गर्म पानी डाल दो, वो 12 घंटे तक गर्म ही रहता था। और बेस्ट एग्जाम्पल जो आजकल के ज़माने में शायद वो मार्केट में नहीं मिलता हो, लेकिन मिल्टन की बोतल आज बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का, क्योंकि अंदर उसके क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, तो ना ही हीट बाहर आता है ना हीट अंदर जाता है, और लंबे टाइम तक आपका दूध या फिर पानी जो भी आपने भरा है गर्म रहता है। अभी इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कि भाई कितना वर्क डन हुआ, सिंपल है कि कितना काम हुआ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक, अगर आप किसी को हीट दोगे मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो अगर मैं किसी को एनर्जी दे रहा हूं तो कितना काम वो कर रहा है, तो पीवी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज अ वर्क डन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज अ वर्क डन। अब प्रेशर तो भाई कॉमन है, मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ चेंज होता है, अगर हाइट चेंज नहीं हो रहा है तो, और मान लो हाइट चेंज हमने नहीं किया है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है,
तो चेंज क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन हुआ। ठीक, वही बताने वाला हूं मैं आपको। हाउ प्रेशर P of a system vary with the volume V during the thermodynamic process known as the indicator W is equal to delta W is equal to P delta V। ठीक, बहुत आसान है, ये सिंपल है वर्क डन। ठीक है, सिंपल वर्क डन कि कितना काम हुआ। तो कितना काम हुआ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कितना, और चेंज इन वॉल्यूम। तो कितना काम हुआ कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मान लो मैंने किसी पर ताकत लगाया, किसी पर पिस्टन को दबाया, तो वॉल्यूम तो कम जाएगा ना। वॉल्यूम कम गया तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझाऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक, तो ये पूरी कहानी है वर्क डन की। ये डायग्राम बच्चे समझाने के लिए बहुत इजी डायग्राम है, आप समझ सकते हो। देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, प्रेशर 1 प्रेशर 2। प्रेशर क्या किया, यहां से इंक्रीज किया। P1 जो प्रेशर है ना वो इनिशियल प्रेशर है, P2 प्रेशर जो है फाइनल प्रेशर है। तो P1 को जैसे मैंने इंक्रीज किया वेसल के अंदर, जैसे इंक्रीज किया तो वॉल्यूम तो घटेगा। तो जैसे मैंने इंक्रीज किया V1 से वॉल्यूम V2 पे आ गया। ठीक है, वॉल्यूम से तो V1 यहाँ पे था, ये था, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया तो वॉल्यूम घटा, तो ये आ गया ना फाइनल। तो यहाँ से आप डेल्टा V भी निकाल सकते हो, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल हमारा निकल जाएगा W। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है, इसको मैं अगर दोबारा बताना चाहूँ आपको, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, एग्जाम में बच्चे कभी कभी आ जाता है, छोटा सा सवाल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो, समझाता हूँ मैं कि ये पिस्टन है। ठीक है, ये मान लो बच्चे V1 था, प्रेशर P1 लग रहा था। ठीक, अभी क्या हो गया कि कहानी चेंज हो गई। अभी पिस्टन ने काम किया अपना, ठीक, पिस्टन ने काम किया और वॉल्यूम कम गया। यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे P2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से V2 कम हो गया ना, तो जैसे कम हुआ तो मतलब वर्क डन क्या आएगा, डेल्टा W क्या आएगा, P आएगा V2 माइनस V1। ठीक, V2 माइनस V1, तो यहाँ पे डेल्टा W आ जाएगा P डेल्टा V, जो मैंने बताया। और क्या एक्चुअली में क्या है, ये वर्क डन है कि कितना काम वो करा के उसने किया। ठीक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ से आप वो वाला आप सेम बना भी सकते हो कि यहाँ पे आया, और यहाँ से तो शो कर सकते हो कि ये V1 था, ये V2 था, ये हमारा था P2 और ये हमारा P1। ठीक, ऐसा डायग्राम बनाकर भी इसको दिखा सकते हो आप। इतना ही है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं हट जाता हूँ साइड में एक बारी, चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इनके बारे में देखेंगे। पहला प्रोसेस आता है बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक के अंदर जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया है और वो फाइनल से फिर से इनिशियल पे आ सकता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि वो रिवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। चलिए अब समझाते हैं आपको। If a process is executed so that all intermediate states between the initial and final states are equilibrium state, and the process can be executed back along the same equilibrium state from its final state to its initial state, it is called the reversible process. called क्या क्या, it is called the reversible process। मतलब कि वो ऐसा प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाता है और बाद में फाइनल से फिर से इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है, इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस तो भाई वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है वापस। तो ऐसा प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस, मतलब रिट्रेस मतलब कि इनिशियल से फाइनल तक आ गया, फाइनल से फिर से इनिशियल पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस अलोंग द सेम इक्विलिब्रियम स्टेट फ्रॉम फाइनल टू द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम
फाइनल इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर देके, हाई प्रेशर करके, वॉल्यूम चेंज करके, लेकिन रिवर्स नहीं आ सकते, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। अब आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अ thermodynamic process that occur at constant temperature is called a isothermal process। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस के अंदर उसको थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस, ऑफ अ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर मेड ऑफ द परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मतलब एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एक्सपेंशन मतलब गैस का एक्सपैंड होना, गैस का कंप्रेस होना, परफेक्ट गैस इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, तो ऐसा जो थर्मल, जो उसका जो वॉल है वो थर्मली कंडक्टर है, तो बच्चे वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में वो आइसोथर्मल रहेगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का बच्चे एक इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, तो वो भी एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक। चलिए, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी अकर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब कि एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आइसोबारिक, तो आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर कुछ रहने वाला है कांस्टेंट, तो मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर एट द कांस्टेंट प्रेशर इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइसोबारिक। मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो मतलब खाली भरा हुआ बाल्टी पानी से है और ऊपर से खुला हुआ है, तो अगर उसको गर्म करोगे तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है एटीएम, 1 एटीएम, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोकोरिक, जहां वॉल्यूम सेम है, जहां पे वॉल्यूम सेम है, तो क्या करेगा, एक क्लोज वेसल है, वेसल क्या क्लोज है। चलिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइसोकोरिक, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि इनिशियल से फाइनल तक गया, फिर से इनिशियल पर आ गया, मतलब कि वर्क डन जीरो शो करेगा, मतलब कि वॉल्यूम को जीरो शो करना होगा, मतलब इनिशियल पे वॉल्यूम चेंज हुआ, फाइनल तक गया, फिर से जो फाइनल जो पॉइंट आएगा वही वॉल्यूम पे आ जाएगा, तो वर्क डन यहाँ पे एक्चुअली में जीरो दिखेगा, ठीक है, वर्क डन एक्चुअली में जीरो दिखेगा। तो यहाँ पे सिस्टम रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट मींस दैट देयर इज अ नो एक्सचेंज इन दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा जो हमारा हीट रहेगा, हीट चेंज इन हीट हमारा चेंज इन वर्क डन के बराबर रहेगा, मतलब कि वर्क डन या तो जीरो बोल दो या फिर वही हीट बोल दो जो आपने हीट दिया था, ठीक है। वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया। ऐसा होता है ना कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, कि अगर एक बच्चा पॉइंट ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया, तो वर्क डन क्या था, तो वर्क डन जीरो था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था। वैसे ही बच्चे साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो पढ़ते हैं बच्चे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत इजी है बच्चे, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप, ठीक है। क्या बच्चे, डायग्राम है, ये बॉक्स है ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ है, ठीक है, पर सिस्टम मान लो ये सिस्टम बी है, ठीक, इसको हम यहाँ लिखते हैं, सिस्टम बी है और इसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ सिस्टम है, और यहाँ पे सी है, क्या है, सी, ये भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, तीनों ही थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अगर बच्चे ए और सी, ध्यान समझना, अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और बी और सी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है,
इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये डायग्राम बना देना एग्जाम में, बस इतना ही काम है कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट मीन्स इसका मतलब होता है ये है जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ गया होगा समझ में। अभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, triple point of pure substance is very stable state signified by precisely constant temperature and pressure value। ठीक है, मतलब कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस जो होता है वेरी स्टेबल स्टेट, बहुत ही स्टेबल स्टेट है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब कि बहुत आसानी से उस स्टेट को अटेन कर सकता है। ठीक है, सिग्निफाइड दैट मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, उस स्टेट को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, और क्या है, ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन विच फेज डायग्राम at which the solid liquid vapor state of a matter can coexist, it is characterized by the particular temperature and pressure। मतलब कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट है जहां पे सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि 0 डिग्री पे पानी अवेलेबल होता है, 0 डिग्री बर्फ भी अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो दोनों ही को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को बच्चे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सिंपल समझने के लिए कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर होता है। अभी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम तो सिंपल है भाई कि अगर एक वेसल है तो उसके अंदर पार्टिकल रैंडम मोशन में है, तो मतलब कि बच्चे जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आता है टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मतलब जो बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर है। ठीक है ना, मतलब जो उस बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, जो उनके पास जितने भी हमारा इंटरनल एनर्जी है लाइक I1 I2 I3 I4 I7 IN, तो सबको जब ऐड करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो भाई इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भाई वही है कि द एनर्जी अराइज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि वह एनर्जी जो मॉलिक्यूल के बीच में अराइज होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल के फोर्सेस के बीच में अराइज होता है, उसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दोनों का सम, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को सम करते हैं तो हमारा आता है बच्चे इंटरनल टोटल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल टोटल एनर्जी आता है, फिर इंटरनल एनर्जी आता है। पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सिंपल है बच्चे, किसी भी बॉडी का, फॉर एग्जांपल बच्चे ये बॉडी है कोई, ये बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी इसके काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, तो ये बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाना, समझ में भी आ जाएगा वैसे तो। First law of thermodynamics, in fact, all law of conservation of energy for a thermodynamic system state that the change in internal energy of a system during the thermodynamic process is equal to the sum of heat given to it and the work done on it। मतलब कि टोटल चेंज इन एनर्जी, सिस्टम में जितना भी एनर्जी चेंज हुआ वो क्या है, जो हीट उसके बराबर है, जो हीट हमने दिया या फिर जो वर्क उसके ऊपर किया। समझ में आया कि बच्चे कि एक सिस्टम है, आ गया होगा समझ में वैसे तो, कि मान लो अगर ये कोई सिस्टम है, मान लो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के कारण जो भी वर्क डन हुआ, मान लो कि वर्क डन हुआ P डेल्टा V, ठीक है, तो जितना वर्क डन हुआ या जितना हीट दिया, जितना हमने हीट दिया इसको, ये पूरा किसके बराबर होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा या फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि जो हमने उसको हीट दिया, जितना वर्क डन उसके ऊपर किया,
वो हमारा जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है उस पर बराबर होगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनफैक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स, मतलब इसका सेकंड नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका मतलब है इट स्टेट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, मान लो पहले एक्स था, उसके बाद डेल्टा एक्स और ऐड हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इक्वल टू द सम ऑफ हीट गिवन टू इट और वर्क डन ऑन इट, मतलब कि जो हीट हमने दिया या फिर जो वर्क डन उसके ऊपर किया वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब कि एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब कि जो आपने काम किया वो एनर्जी ट्रांसफर किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, बॉडी के। ठीक है, यहां पे बस वो लिखा होगा कि सपोज दैट डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन द सिस्टम, डेल्टा क्यू आपने दिया सिस्टम को, डेल्टा डब्ल्यू काम किया गया सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो सिस्टम काम करता है तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस का होता है, शुरू में बताया था मैंने, और अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है वहां पे, ठीक है ना, फाइनल वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव आता है। देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिवन टू द डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा हमारा, जो हीट हमने दिया एंड वर्क डन जो उसके ऊपर हुआ उसके बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, याद रखने का। ठीक है, बहुत आसान है, इजी था। अब इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल ऑफ एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रिजर्वियर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट होल इनटू द वर्क। मतलब सिंपल से लिखा हुआ है बच्चे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक है, इसके यहाँ पे आता है कार्नेट, आपका जो एसी होगा या फिर फ्रिज, बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रिज। तो जो टोटल एनर्जी होता है कभी भी कन्वर्ज नहीं होता है वर्क डन में, हमेशा 100% एफिशिएंसी नहीं होती है किसी की भी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि मशीन कोई सा भी हो, मशीन कोई सा भी हो, आपकी गाड़ी का इंजन हो, ठीक है, ट्रैक्टर का इंजन हो, मतलब कैसा भी इंजन हो, ठीक है, 100% फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देता है। मतलब कि मान लो कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला, ठीक है ना, और वो काम कर सकता है 1000 कैलोरी मुझे दे सकता है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वैसे देता है 50-60 उससे भी ज़्यादा। तो मतलब कि अगर मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला और 1000 कैलोरी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, लेकिन 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं होता, कुछ जो एनर्जी होता है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, सिस्टम द्वारा या फिर बच्चे मशीन द्वारा। वही सेकंड लॉ ऑफ कहता है। सेकंड लॉ कहता है इट इज इम्पॉसिबल ऑफ अ सिस्टम, मतलब कि इम्पॉसिबल है सिस्टम के लिए टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रिजर्वियर एट द फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट द होल इनटू वर्क। मतलब कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर जो हमारा आपने एफिशिएंसी दिया है, मतलब जो आपने फ्यूल दिया है उसको 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क में कन्वर्ट कर पाए, ऐसा इम्पॉसिबल होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आज रिसर्च करने के बाद किसी इंडियन साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा तो आप लिख दोगे कि इट इज इम्पॉसिबल ऑफ अ सिस्टम टू जो हीट हमने एब्जॉर्ब किया उसको 100% हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमारा सेकंड लॉ होता है। लेकिन ऐसा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा पॉसिबल हो पाया है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर हम हमेशा 100% एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और एक इंडियन साइंटिस्ट है, नाम मुझे नहीं पता है, रिसर्च कर लेना पता चल जाएगा कि, लेकिन ऐसा हो सकता है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बताया है। इसका एग्जाम्पल है कैरनोट साइकिल। किसका एग्जाम्पल है? कैरनोट साइकिल, अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट द हीट इनटू वर्क कॉल्ड द हीट इंजन। सिंपल है यार, कि ऐसा डिवाइस जो फ्यूल को, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे उसको हीट इंजन कहते हैं। आपका गाड़ी, आपकी बाइक, आपका कार, आपका जो भी गाड़ी आपके पास है, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर, मतलब जो भी आपके पास है, जनरली बाइक होगा आपके पास, तो वो जो बाइक का इंजन है वो एक प्रकार का हीट इंजन है। अगर समझाऊं तो मैं आपको कि वो क्या है, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। अब वो पिस्टन रन करता है, पिस्टन जैसे ही रन करता है बच्चे तो आपकी बाइक चलना शुरू कर देती है, जो आप एक्सेलरेट करते हो तो जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वर्क डन आएगा, ठीक है ना। तो कार्नोट साइकिल यही होता है। अभी और आएगा इसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल, एग्जाम में तो आता ही आता है, एग्जाम में आता ही आता है। और चारों प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और क्या था, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक, चारों प्रोसेस इसके अंदर परफॉर्म हो रहा होता है।
और ये साइकिल नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई। अब मैं समझा देता हूँ। ऊपर ये प्रेशर शो कर रहा है, नीचे ये वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या हुआ कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ काम। ए पॉइंट पे आपका सिस्टम था जिसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 था, ठीक है, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था। आपने H1 हीट दिया और टेम्परेचर T1 दिया और ये प्रेशर P2 और V2 तक पहुंच गया, ठीक। अब क्या हो रहा है कि अब ये प्रेशर P2 और V2 तक पहुंच गया। अब आपने T1 फिर से हीट दिया, प्रेशर P2 और V3 तक आ गया, ठीक। फिर ये क्या किया है सिस्टम किया, फिर ये पर देख रहे हो एक साइक्लिक सिस्टम आ रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। और साइक्लिक प्रोसेस में आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है और एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। अब ए से लेकर बी तक क्या हो रहा है, बी से लेकर सी तक क्या हो रहा है, सी से डी क्या हो रहा है और डी से फिर ए क्या हो रहा है। ये चारों ही अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, और चारों ही प्रोसेस का अलग नाम है और चारों ही प्रोसेस को मिलाकर हमारा क्या बनता है, कार्नोट इंजन, ठीक। हम आज देखते हैं। ए टू बी आइसोथर्मल है, ए टू बी आइसोथर्मल है, क्यों भाई, ए से बी गया, T1 कांस्टेंट था, T1 कांस्टेंट था, और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आइसोथर्मल होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। अभी देखो B2C गए, B2C गए, B2C भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, जहां पे बच्चे नो थर्मल एक्सचेंज, नो थर्मल एक्सचेंज, ठीक है, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द नो एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी अकर इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब कोई भी थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब आता है C2D। C2D क्या हो रहा है भाई, तो T टेम्परेचर था यहाँ पे, T2 यहाँ पे T2 था, ठीक है, यहाँ पे P2 P4 B2 B3, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका फिर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर से देखो ये जा रहा है और ये वापस आ रहा है, तो यहां भी फिर से एडियाबैटिक हो जाएगा, मतलब आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक, तो चारों प्रोसेस मिलाकर आपका बन जाता है। तो यहाँ पे फिर से आइसोथर्मल, फिर यहाँ पे आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इसको कार्नेट साइकिल कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभार, एक्सप्लेन द कार्नोट इंजन, ठीक है ना। और वाई कार्नोट इंजन डोंट हैव अ 100% एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, तो क्यों नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर इज नो इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू द वर्क, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, efficiency of Carnot engine. Efficiency is defined as the ratio of heat converted into the work in the cycle heat taken from the source by the working substance. Efficiency का मतलब क्या है भाई, कि जितना हीट लिया, जितना फ्यूल लिया, उसको कितना वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहा है, क्या 100% हीट को 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चे वो क्या है, 100% एफिशिएंसी शो करेगा, पर ऐसा नहीं होता है, हमने सेकंड लॉ में देख लिया है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ, हाँ ठीक, इट इज डिनोटेड बाय द एन रेशियो एन नीटा रेशियो नीटा, मतलब हीट कन्वर्टेड इनटू द वर्क हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स और एन इक्वल टू 12। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, मतलब कि कार्नोट इंजन का किस सब्सटेंस पे वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल हीट और वर्क डन पे डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट मीन्स दैट एफिशिएंसी कैन बी 100% ओनली व्हेन T2 इज 0, मतलब कि हमेशा 100% एफिशिएंसी आएगा जब T2 0 रहेगा। T2 0 का मतलब समझ रहे हो कि T2 0 है, टेम्परेचर 0 आ रहा है, तो मतलब यहीं पे आ जाएगा, T1 के बराबर ही आ जाएगा, और सारे टेम्परेचर T1 आ जाएंगे, तो बच्चे ये 100% एफिशिएंसी शो करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्नोट इंजन नहीं शो करता है, ठीक है ना। लेकिन आप एक्स्ट्रा इस वीडियो के बाद आप गूगल पर रिसर्च करना
कि कौन से साइंटिस्ट ने इंडिया के बताया कि कार्नोट इंजन कैन बी शो द 100% एफिशिएंसी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बच्चे झुठला दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, 2022-23 में बच्चे न्यूज भी आया था इसके ऊपर। अब लिमिटेशन ऑफ कार्नोट इंजन, क्या लिमिटेशन है भाई, ठीक है ना। तो द आइसोथर्मल प्रोसेस विल टेक द प्लेस ओनली व्हेन द पिस्टन मूव वेरी स्लोली। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस तभी काम करता है जब पिस्टन धीरे धीरे काम करे, मतलब चले। इट मीन्स दैट देयर शुड बी द सफिशिएंट टाइम फॉर द हीट टू ट्रांसफर द वर्किंग सब्सटेंस टू द सोर्स। मतलब कि अगर जो हमारा पिस्टन है आराम आराम से ऊपर नीचे होगा तो बहुत टाइम मिल जाएगा हीट को सब्सटेंस से बाहर निकलने में, तभी तो 100% एफिशिएंसी नहीं आ रही है। यही लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है। अगर पिस्टन बहुत तेज काम करेगा तो हीट को मौका ही नहीं मिलेगा कि सब जो अपने सिस्टम से बाहर चल जाऊं, तो हो सकता है एफिशिएंसी 100% शो कर जाए। लेकिन जहाँ पिस्टन स्लोली काम करता है तो यहाँ पे हमारा कारण यही है। ठीक, अब during the adiabatic process the piston move extremely fast to avoid the heat transfer. It is not possible fulfill this vital condition. Due to this very reason all practical engine have the efficiency less than the Carnot engine. मतलब कि जितनी भी इंजन दुनिया में बनी है सबकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम है। और एडियाबैटिक प्रोसेस ही बढ़िया प्रोसेस होता है क्योंकि वहाँ पिस्टन बहुत तेज मूव करता है, और जब पिस्टन बहुत तेज मूव करता है तो हीट ट्रांसफर करने का मौका ही नहीं मिलता और वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन हमारा जो कार्नोट साइकिल होता है वहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी आ रहा होता है, और अगर T2 सेम हो जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एडियाबैटिक बच जाएगा, और जहाँ पे उसके कारण आपका एफिशिएंसी 100% हो सकता है, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो बच्चे यहाँ चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और जान लो, दुनिया में कार्नोटिक इंजन ही है जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है, बाकी इंजन का इससे भी कम एफिशिएंसी शो करता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये आ गया बच्चे एग्जाम क्वेश्चंस आ गए, यहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब बच्चे क्वेश्चन पता क्या, आपको ना प्रैक्टिस मिल जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आपको इतना पढ़ने के बाद आपको चलेगा पता, हाँ मैंने पढ़ा, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो हाँ मैंने सही पढ़ा, अब मुझे आ गया, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, देख लो आप ये क्वेश्चन। ठीक, और ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सकते हो। लाइक डिफाइन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ में होता क्या है, टेम्परेचर क्या रहता है, एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बताया था आपको, उस तरह से बता सकते हो। फिर स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो जो वाटर वाला एग्जांपल ले सकते हो कि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो बच्चे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, एंड बच्चे समझ में भी आया होगा। एंड बच्चे समझ आया है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।